हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नोटबुक लेके और पेन लेके रेडी हो जाओ। हम HBSC सैम्पल पेपर के MCQ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वेयर। p इज इक्वल टू ab स्क्वेयर, ठीक है। एंड q दिया हुआ है यहाँ पे a की पावर 3 b, ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम पी क्यू। इसने आपको क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है किसका? पी क्यू का, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो p है आपके पास दो प्राइम नंबर है, एक p है एक q है। ए बी स्क्वायर दिया हुआ है और q दिया हुआ है यहाँ पे a की पावर 3 b। तो आपने एलसीएम फाइंड करना है पी क्यू का, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि यहाँ पे a कितने टाइम्स है? 1 टाइम। यहाँ पे कितने टाइम्स है? 3 टाइम। तो ज्यादा का कितना हुआ? a3, ठीक है। तो ज्यादा वाला ले लेंगे। मल्टीप्लाई में b कितने टाइम्स है? p के पास 2 टाइम्स है और यहाँ पे कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो ज्यादा कितना हुआ? 2 टाइम्स, तो b2। तो इसका आंसर आ गया a की पावर 3 b की पावर 2, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया आपको एलसीएम? अगर यहीं पे हमें ऐसे पूछा जाता तो हम क्या करते? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन का मतलब यहाँ पे अगर हमने एचसीएफ निकालना होता है, ये तो आपको एलसीएम पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपसे एचसीएफ पूछ लेते तो आपने कैसे करना है पी क्यू का? देखिए यहाँ पे ए कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। यहाँ पे कितने टाइम्स है? 3 टाइम। तो कॉमन कितना हुआ? 1 टाइम, ठीक है। और b यहाँ पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। यहाँ पे कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। तो कॉमन कितना हुआ? 1 टाइम। तो ये आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ एलसीएम पूछा गया है तो आपने सम यहाँ पे सोल्व करके यहाँ पे आपका सम फिनिश हो गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सम है, सेकंड सम में पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट, रैशनल और इररेशनल, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं हम। रैशनल नंबर ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो 1/3 ले लिया। इररेशनल नंबर हमने √2 ले लिया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो √2 अपॉन में कितना आ रहा है? 3। और √2 जहां पे आता है प्राइम नंबर आ जाता है, √2 √3 √5, तो वो इररेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा आंसर क्या है? इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, इसने पूछा है ऑलवेज इररेशनल, ऑलवेज रैशनल, रैशनल और इररेशनल और 1, ठीक है। ये पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? आपके पास इररेशनल नंबर है तो इसका आंसर आएगा ऑलवेज इररेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट सम कर रहे हैं, थर्ड सम। तो एलसीएम में ध्यान रखना है आपने और इररेशनल नंबर का भी ध्यान रखना है। जो भी प्राइम नंबर के अंदर रूट के अंदर आ जाता है वो हमारा इररेशनल नंबर होता है, ठीक है। थर्ड देखो, इसने कहा इफ 2 + √3 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको गिवन है px इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस में 1, ठीक है, ये दे रखा है। देन अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो आपको दे रखी है, यानी कि एक जीरो आपको गिवन है, ये 1 0 आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आपने सेकंड जीरो निकालनी है, अदर जीरो मतलब दूसरी जीरो निकालनी है, क्या निकलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये गिवन है। अब देखो, अब 2 जीरोज होती हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जीरो हमें गिवन है, अभी लिखेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन में a। पहली जीरो आपके पास क्या गिवन है? 2 + √3। दूसरी जीरो आपको गिवन नहीं है, मैंने अल्फा के प्लेस पे क्या लिख दिया? 2 + √3 लिख दिया। प्लस में मैंने दूसरी जीरो को क्या लिखा? बीटा। इज इक्वल टू -b अपॉन a, -b। b कितना आपके पास? -4 अपॉन में a कितना आपके पास? 1 है। तो क्या आंसर आया? बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 4/1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? 2 + √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा को इधर रहने दो, 4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -√3। तो बीटा कितना आंसर आ गया? 4 में से 2 गया 2, माइनस में √3, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है
2 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 माइनस में रूट 3। तो आपका आंसर हुआ बी ऑप्शन में। ठीक है बेटे। नेक्स्ट सम है फोर्थ। नेक्स्ट सम आपसे पूछा गया है द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11, -8, -5। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है आपको 49। वो पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, एंड में से निकालना है, यानी कि एंड पीछे से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है आपके पास? माइनस का 11, d क्या है? -8 में से माइनस कर देंगे ये वाला a2 माइनस a1। फॉर्मूला होता है d निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए। तो -8 माइनस 11, ये आ गया -8 प्लस में 11। तो 11 में से 8 गया, कितना आंसर आया? 3। तो ये आपका डी सेक्शन, डी के आंसर आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास an क्या है? an लास्ट टर्म भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं। तो आपके पास निकालना क्या है? आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। तो n क्या है आपके पास? यहाँ पे n है आपके पास 5। तो आपने क्या निकालना है? a5 निकालना है। l क्या है आपके पास? लास्ट टर्म कितनी है? 49। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना हुआ? 49 माइनस n कितना है? 5 माइनस 1 इंटू में d। d कितना है आपके पास? 3। तो ये आ जाएगा 49 माइनस, अब ये देखो 5 में से 1 गया 4, 4 3 जा कितना हो गया? 12। तो आपका आंसर आ गया 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3। तो आपका आंसर आ गया 37। ठीक है बच्चे, ये आपका ऑप्शन में है। देखो 37 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37। अच्छे से समझ में आ गया आपको? फ्रॉम द एंड का मतलब होता है कि पीछे से निकालना है हमने। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी आप फॉर्मूला लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका l होगा। a यहाँ से पहला फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। उसके बाद कॉमन डिफरेंस d बोला जाता है। a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1, a2 माइनस a1, a1 क्या आपके पास? माइनस का 11। साइन का ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो मिस्टेक हो सकती है। बाहर अगर नेगेटिव का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। 11 में से 8 गया 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम करते हैं। नोट डाउन करते रहना साथ साथ और अच्छे से तैयारी करना, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे है आपके पास 6 सम। 6 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -4 रूट 3 और साथ में दिया हुआ है 8 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है -√3 एंड 5, ये दिया हुआ है आपके पास। इसने पूछा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 है, 5 है, 6 है, √6 है। तो करके देखते हैं, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का जो लगाएंगे क्या हो जाएगा? a2 माइनस में a1, x2 माइनस में x1। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1 क्या हो गया? माइनस का साइन -4√3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना, अंदर भी नेगेटिव है, क्योंकि ये वाला जो हमारा x1 है ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, और ये वाला y2 होता है। ठीक है, xy होते हैं ना, तो 2 टर्म्स है हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट 2 हैं, तो हम पहले वाले को 1 1 लेते हैं, दूसरे वाले को 2 2 लिखते हैं। अब यहाँ देखो, ये माइनस का √3 है, बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, 8 में से 5 गया, बड़े वाले का साइन माइनस का 3 का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इवन पावर अगर ऊपर होती है और अंदर नेगेटिव साइन है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखो ये √3 है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 होता है, 1√3 है, इधर 4√3 है, तो बड़े में से छोटा गया, बड़े वाले का साइन आ जाएगा, यानी कि 4 में से 1 गया, 3√3 प्लस का आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 9। अब इसको सोल्व करो, देखो 3 3 जा 9,
ठीक है। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ गया, 9 3 तक कितना होता है 27 प्लस में 9, तो आंसर क्या है आपके पास 9 और 7 इसको ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा 27 के साथ, ठीक है। और आंसर कितना है आपके पास 6, तो इसका ऑप्शन में आंसर आपके पास है 4 5 6 और √6, तो आपका सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे मिलते जुलते डिजिट चेंज हो जाएगा, सब ऐसे ही आएंगे आपके पास, तो जरा ध्यान से करना है आपने। फॉर्मूले आपको लर्न है अच्छे से, तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको। 7 क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC एंड दूसरी ट्रायंगल दे रखी है DEF, दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। उसके बाद एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है आपके पास। AB जो है वो 3DE है। उसके बाद इसने बोला देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर। इसने ये पूछा आपसे कि कॉन्ग्रेंट है बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट तो है पर सिमिलर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। सिमिलर तो है पर कॉन्ग्रेंट नहीं है। तीसरा आपसे पूछा नाइदर कॉन्ग्रेंट और ना ही सिमिलर है, ये ना तो सिमिलर है ना कॉन्ग्रेंट है। फिर कहता है कॉन्ग्रेंट भी है एज वेल एज सिमिलर भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो ध्यान से पहले चेक कर लो, बी जो है एंगल ई के इक्वल है, ठीक है, ये वाले ई के। एफ सी के इक्वल है, एफ जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है, ये सही दे रहा है, ये दोनों में काम आएगा। उसके बाद यहां चेक करो कि ए बी जो है वो डी के इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रेंट के क्या सिस्टम होता है कि उसमें साइड और साइड इक्वल होते हैं। सिमिलर में क्या होता है, साइडें आपस में प्रोपोर्शन होती हैं। तो ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। समझ आ गया बच्चे आपको? देखो मैं एक एग्जांपल लेके देता हूं आपको। मान लो इसकी दो साइडें और एक एंगल इक्वल है, ये वाला एस ए एस ए, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एस ए एस ए दोनों आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट को सिमिलर तो बोल सकते हैं लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। सिमिलर में क्या होता है, आपके पास साइडें इक्वल नहीं होती हैं। जैसे ये 5 है तो ये 10 जैसे मान लो है, और इधर से आपके पास ये 3 है तो ये 6 है, और बीच में एक एंगल इक्वल है। ये भी एस का सिमिलरिटी रूल लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये ट्रायंगल सिमिलर है। देखो प्रोपोर्शन है साइडें, ये 5 है, 5 2 जा 10, यानी कि फ्रैक्शन अगर हम निकालें 10 के साथ 1/2 आया। उधर से हम 3/6 करेंगे तो कितना आंसर आया 1/2। साइडें आपस में प्रोपोर्शन है और एंगल इक्वल होते हैं। इसके दो शर्तें होती है सिमिलर की, एक तो साइड्स प्रोपोर्शन होती है और साथ में जो एंगल होते हैं वो आपस में दोनों ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो ये क्या बन गया, सिमिलर बन गया। तो ये वाला देखो यहाँ पे साइड जो है आपस में प्रोपोर्शन है दोनों आपस में, और एंगल इक्वल है, तो सिमिलरिटी का रूल लग रहा है, लेकिन कॉन्ग्रेंट का रूल यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया अच्छे से? तो ध्यान रखना है, मिलते जुलते सम आएंगे, बार बार कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ये गिवन है आपके पास, फिगर गिवन है आपके पास, तो फिगर ले लेते हैं पहले। 8 MCQ है आपके पास, फिगर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करके दी हुई है। इधर दिया हुआ है 110, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है O, ये P है, ये वाला पॉइंट P है आपके पास, और ये क्या है, Q है, और ये टेंजेंट गिर रहे हैं दो, यहाँ से T से, ठीक है, ये T से दो टेंजेंट है, TP और TQ दो टेंजेंट है। और टेंजेंट के आपको प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा कि ये दोनों टेंजेंट जो बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिरता है वो टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है, टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। और साथ में क्या होता है आपका, ये रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये देखो, इसने पूछा क्या आपसे, इसने पूछा TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, हमने ले लिया। अगर फिगर नहीं भी दे रखी होती तो आप ध्यान से करा करो, TP और TQ, इसने बोला TP और TQ, कॉमन कौन है, T। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, सर T यहाँ ले, P कहाँ ले, Q कहाँ ले, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यार सम को, उसने बोला कि T जो है
वो कॉमन है, दिख रहा है आपको, टी कॉमन है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने दो टेंजेंट लिए तो वो क्या हो जाएगा, पी क्यू ये हो जाएगा। फिर कहता है सेंटर ओ, तो सेंटर ओ ले लिया हमने, तो इसको मिला दिया तो ये क्वाड्रिलेटर बन गई। अब हमें ये पता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसने आपसे पूछा पी टी क्यू निकाल लो, पी टी क्यू निकाल लो, ठीक है। वैसे ही आपने 10 चैप्टर में देखा होगा कि अपोजिट एंगल का प्लस 180 होता है, वो हमने प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। अब ये देखो उस तरीके से भी लिख सकते हो कि एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180, तो 180 वैसे इसको लेस करेंगे तो 70 तो आ गया आपके पास। दूसरा तरीका क्या है, क्वाड्रिलेटर बनी हुई है, देखो ये भी एक 1 2 3 4 एंगल है, सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर के वो क्या होते हैं 360 होते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो जो एंगल P है, एंगल O, एंगल P, एंगल T और एंगल Q, ठीक है, एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। आप लिखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल O कितने का है 110 प्लस P कितने का है आपके पास 90 डिग्री। रीजन क्या है, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे 90 बन गया, ये भी टेंजेंट है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और प्लस T कितने का हो गया, T हमें गिवन नहीं है, हमने T निकालना है, ठीक है। उसके बाद Q कितना है आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 360, तीनों को प्लस करो 290, ठीक है, प्लस में एंगल T इज इक्वल टू 360, एंगल T इधर रहने दो, इज इक्वल टू 360 माइनस में कितना आ गया 290, ठीक है, 290 आ गया, तो एंगल T कितने का आ जाएगा, 0 में से 0 गया 290, ठीक है, तो 0 आ गया, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 70 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया 70 डिग्री। अब हमने T लिखा है, इसने जो एंगल मांगा है आपसे लिखना वही है आपने, PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, इसको क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट सम करते हैं आप, तो इस चीज का ध्यान रखना है, कोई भी एंगल आपको सामने वाला, जैसे इधर अंदर वाला एंगल दे दिया इसने जहां पे सेंटर पे है, कई बार क्या होता है कि आउटर वाला ऐसे करके एंगल आपको मिस कर देंगे, ये पूछेंगे कितने का है, और ये वाला आपको, ठीक है, जैसे ये वाला दिया हुआ था, अब ये दे देंगे आपको 110 डिग्री या कुछ भी दे सकते हैं, तो ये बोलेंगे ये निकालो, तो फॉर्मूला तो सेम ही है, क्यों, क्योंकि 90 90 और ये क्वाड्रिलेटर का प्लस कितना होता है 360 होता है, तो ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ACB, ठीक है, एक फिगर दी हुई है, पहले फिगर लिख लेते हैं। इसमें सेंटर से एक डायमीटर जा रहा है, ठीक है, ये डायमीटर होता है जो सेंटर थ्रो करता है और सर्कल के 2 एंड पॉइंट को मीट करता है, ठीक है, CA, और एक ये टेंजेंट है, ठीक है, जो एंड पॉइंट को टच करता हुआ जाता है वो टेंजेंट होता है। इसमें दे रखा है आपके पास पॉइंट दिया हुआ है T, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये फिगर ऐसे दी हुई है, ये B पॉइंट है और यहाँ पे कितना है 50 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री है। अब निकालना क्या है, देखते हैं क्या मांग रहा है ये। इसने पूछा कि इफ इन फिगर AB इज ए कोड ऑफ द सर्कल, AB जो है सर्कल की कोड है, ठीक है, ऑफ द सर्कल, एंड AOC इज इट्स डायमीटर, AOC जो है इसका डायमीटर है, सच दैट ACB ये वाला आपको गिवन है 50 डिग्री, इफ AT इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, AT जो है टेंजेंट ऑफ द सर्कल है एट द पॉइंट A के ऊपर, देन BAT इज इक्वल टू BAT, ये आपने फाइंड करना है कितने का होगा। अब आप एक चीज चेक करो, आपके पास ये वाला जो फिगर दे रखी है, ये वाली फिगर दे रखी है, इसमें आपने BAT फाइंड करना है, ये मार्क कर लेते हैं हमने BAT को मार्क कर लिया कि ये हमने फाइंड करना है, बाकी आपके सामने सारा सम है। इसमें 65 60 50 40 ये आपके पास दे रखा है कि इसका आंसर बताओ कितना आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, यहां पे 50 डिग्री एंगल दे रखा है, अब जो सेमी सर्कल है
वो जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल सब्टेंडेड बाय सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल से जो एंगल बनेगा आपका वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल जो होते हैं अंदर वाले इंटीरियर एंगल 3 एंगल, इनका प्लस कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 180। अब 180 होता है तो 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो कितना आ गया 140, इसमें से माइनस करा कितना आंसर आ गया 40। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आया 40 डिग्री का। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब जो ये टेंजेंट है वो रेडियस पे 90 का एंगल बनाता है, यानी कि OAT जो एंगल है आपके पास ये कितने का है 90 डिग्री का। आपने क्या फाइंड करना है BAT, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला ऐसे, ये वाला पूरा एंगल कितने का है 90 का, जिसमें से ये 40 है, तो ये बाकी अगर 90 में से मैं इसको माइनस करूं तो मेरा एंगल नहीं निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया ना। तो 90 में से 40 डिग्री को माइनस करा तो आंसर कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री आपके पास आंसर आ गया है। आपका सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसका आंसर है 50 डिग्री। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको। दोबारा बता रहा हूं, जो ये एंगल बनेगा सेमी सर्कल से डायमीटर से जो सामने से, यानी कि सेमी सर्कल हो गया ना, देखो आधा इधर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल 90 डिग्री का बनेगा। एक एंगल आपको 50 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो तीसरा एंगल पहले हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। 3 एंगल का प्लस कितना होता है 180, 2 एंगल हमें गिवन है तो कितने के हो गए 140 डिग्री के। 180 में से इन दोनों को प्लस करके अगर मैं माइनस करूं मेरा आ गया 40 डिग्री। अब ये जो टेंजेंट है रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये 90 में से 40 को माइनस करा तो आंसर कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये 50 आपका BAT आंसर आ गया। ऑप्शन आपके पास आ गया ये ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, अगला देखो नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में 10 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो 10 सम है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ठीक है, माइनस में sin 60 डिग्री माइनस प्लस cos 60 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin 30 प्लस cos 30 ब्रैकेट क्लोज माइनस में ब्रैकेट sin 60 प्लस में cos 60, ये आपने फाइंड करना है। और इसके ऑप्शन दिए हुए -1, 0, 1 और 2। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। अब आती है टेबल की कहानी। टेबल में आपको मैंने समझाया था पहले भी, आप देख लो, दोबारा मैं टेबल कराऊंगा एक बार फिर से। जो sin 30 की वैल्यू हमने निकालनी है, साइन की कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है 0, 30, 45, 60 और 90 ये टेबल होती है। तो लाइटली करा रहा हूं आपको। 0 में देखो हमें आंसर निकालने के लिए 0/4 इजी तरीका ये, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 काउंटिंग ही तो है, इसको अच्छे से लर्न कर लो। क्यों, टिप्स पे कर सकते हो। देखो आपने क्या करना है, फिंगर को पकड़ना है, ये वाली 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये मैंने एंगल ऐसे ऐसे करे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद sin 30 की वैल्यू निकालनी है, 0, 30, यहां ब्रेक लगा दो। उसके बाद हमें पता है कि साइन के लिए 0, 1, 2, 3, 4 लेना है। 0 पहले पे 0, सेकंड पे अटक जाएंगे, 1 आ गया, 1/4। ठीक है, याद रखना सबके नीचे 4 आएगा। तो 1/4 किया, इसका हम रूट निकाल ले तो 1 का रूट तो 1 होता है। ठीक है, ऊपर से देखो, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। चेक करो, ये 30 की वैल्यू देखो, रूट 1 का 1 होता है। अब इसका देखो 4 का रूट कितना होता है 2, तो कितना आंसर आया 1/2 आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहां पे इसकी वैल्यू जो आई है आपके पास 1/2 आ गई है। अब आ जाओ cos 30 पे। cos 30 में उल्टा होता है, देखो 0, 30 अटक गए। उसके बाद cos के ऊपर जो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहां तो साइन में तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। इसमें क्या होता है 4, 3, 2, 1, 0 उल्टा। तो अब 4, 3 पे अटक जाओ, 3/4। इसका अगर हम रूट निकालें, 3/4 का अगर हम रूट निकालेंगे, रूट 3 तो रूट 3 रहेगा, 4 का रूट कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया रूट 3/2। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। नेक्स्ट sin 60, अब देखो 0,
30, 45, 60, यहाँ पे अटक गए 4 पे। देखो 0, 1, 2, 3, अब 3 पे आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। 3/4 क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका रूट निकालूं 3/4 का, तो रूट निकालेंगे तो रूट 3 में कितना आ गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया रूट 3/2। अब cos 60 पे आ जाओ, वही फिर यहीं पे अटक जाएंगे 0, 30, 45 और 60, ठीक है। यहाँ पे 60 आ गया। अब 60 पे cos 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, उल्टा कर लो, 4, 3, 2, 1, 1 आया। 1/4 का रूट कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये करते हैं, अब हम इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखो, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, अंदर ब्रैकेट में 2 आया, 1 प्लस में √3, और इधर से इसका आंसर 2 आया, √3 प्लस में 1। अब ये देखो 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1 बात तो एक ही है, और ये भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम भी ले लेते हैं, बाई चांस एलसीएम लेते हैं, लेके देख लेते हैं, दोनों का एलसीएम लिया, 1 प्लस √3 माइनस में √3, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आंसर आया 0/2, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक करते हैं एक बार। ये देखो 10 में आपसे आंसर पूछा गया है -1, 0, 1 और 2, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 0, बी ऑप्शन में आपका आंसर 0 आ गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चे। अच्छे से समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट सम करते हैं 11 सम करते हैं। तो ध्यान से करना है, मैंने आपको टेबल के लिए भी बता दिया कि कैसे आप फिंगर पे आप टेबल कर सकते हो अच्छे से। 11 दिया हुआ है, cos A = P/Q। इसने पूछा tan A की वैल्यू फाइंड करो। cos A आपको गिवन है, ठीक है, cos A आपको गिवन है। अब cos A क्या होता है, अब देखो वही चीज आपको पहले भी बताई गई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे कितना आ गया साइन, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कोस, फिर क्या होता है tan। तो अब tan पे अब हम देखते हैं, देखो कोस है, कोस क्या होता है B/H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। अब इसने देखो A, जो चीज ये बोलेगा, A बोलेगा, C बोलेगा, तो कोशिश करो A और C को यहीं लो, ले सकते हो ऊपर भी, लेकिन आपको फिगर ऐसे घुमानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने A ऊपर ले लिया तो मेरा B ये बनेगा, P ये बनेगा, H ये बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या करना है, कोशिश करो कि ये इधर ही लो, तो हमें घुमाना ना पड़े कॉपी को, तो हम सीधा लेंगे, ये हमारा B है, ये हमारा P है, और ये क्या चीज है H है। अब देखो B कौन है, P है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैंने B C कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने A लेना था मेन, मैंने ले लिया, B C कहीं भी लिख सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो बोलता राइट एंगल एट C, तो इसका ध्यान रखना है, अगर राइट एंगल एट C बोलेगा तो मेरे को C लेना पड़ेगा, अगर राइट एंगल एट B बोलेगा तो B लेना पड़ेगा, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, P B है, यानी कि बेस जो है हमारा P है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा Q है, ठीक है। तो अब tan A के लिए मेरे को P/B चाहिए, tan के लिए मेरे को P/B चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो गायब है यहाँ से, तो परपेंडिकुलर कैसे निकाल ले, तो फटाफट हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। अब h क्या है हमारे पास, q है, q का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, p है, और ये वाला p दूसरा p है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाला p है, और ये एक्चुअल p इन्होंने दे रखा है, वो वाला p है। ध्यान रखना इस चीज का, परपेंडिकुलर या तो पूरा लिख लेना, या फिर इसका परपेंडिकुलर में आप ये लिख लेना कि BC हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पजल ना हो जाना कि P ले लो, उसको मत करो आप BC ही लिखना, पजल नहीं हो गई, ठीक है। आपने ये निकालना है पहले, तो Q स्क्वायर तो आएगा ही, P स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा BC का होल स्क्वायर। अब हमें BC फाइंड करनी है, BC हमने BC फाइंड करनी है, ना कि हमने BC का स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर, ये आपके पास BC का आंसर आ गया, यहाँ पे Q स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये आंसर आ गया, हमने tan A निकालनी है, तो tan A के लिए रूल जो होता है आपका क्या होता है, P/B, P/B। P क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है Q स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, ये है। उसके बाद B क्या है आपके पास, यानी कि बेस कौन है, P है,
तो हम चेक करते हैं अपना आंसर। अगर ऑप्शन में देखते हैं दे रखा है क्या, ठीक है। अब इसने ऑप्शन में कुछ नहीं दिया, इसने सिर्फ ये बोला कि tan a की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो tan a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। tan a क्या होता है, P/B होता है, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप सही चल रहे हो, स्टेप वाइज चल रहे हो, तो आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो स्टेप वाइज काम करो अपने, ठीक है। और थोड़ी स्पीड बढ़ाना, स्पीड के लिए मैं हर बार बोलता हूँ कि बच्चों को अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो वो बच्चे अपनी स्पीड पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाते, समझ नहीं आती। आप चेक करो, साथ में अपना मोबाइल रखो या फोन तो खैर यूज मत करो, कम ही करो। आप अपने वॉच वगैरह रखो अपने साथ, टाइमर सेट करो उसमें कि मैंने 10 मिनट्स में इतने सम करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, और उसी टाइम बंद कर दो उसको। फिर चेक करो कि क्यों मेरे से कम स्पीड में काम हुआ है, फिर उसकी दोबारा से स्पीड चेक करो, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, तो आपने नोट डाउन करते रहना साथ साथ। अब अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये आपको गिवन है 12th सम है ये, इज इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, देखो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। अब देखो साइन थीटा माइनस ये आपने प्रूव करना है, और ये वाला मतलब ये निकालनी है, फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू कि क्या आएगी, ये आपको गिवन है। तो यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा को नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो कोस थीटा इधर ले आएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये देखो tan पे 1 कब आता है 45 पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, अब ये साइन थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल कब होते हैं, जहां पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, ठीक है बच्चे, जहां पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो यहाँ पे इक्वल होते हैं। अब ये आगे क्वेश्चन करेंगे हमने निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। अब देखो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर 4, और इधर आ जाएगा कोस 45 डिग्री की पावर 4, ठीक है। समझ में आ गया आपको। थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया वहां से। अब देखो साइन 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√2 होती है कि पावर 4, इधर भी ऐसे ही आ जाएगा 1/√2 की पावर 4। अब देखो 1 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे √2 2 इंटू 2 क्या आंसर आ जाएगा 4। सेम इसका भी आंसर आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या एलसीएम आएगा 4। तो 4 1 जा 4 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ गया 2/4। इसे कट कर देंगे, 2 की टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2। तो हम ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन में है 1, बी में है 3/4, सी में है 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 1/2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। तो घबराना नहीं है, अगर ऐसे वाला सम आ जाता है कोई तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अब करते हैं नेक्स्ट सम 13 में क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इसने दिया है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो मिनट हैंड है इसका, तो जब आपकी क्लॉक होती है, जो भी आपकी क्लॉक होगी उसकी जो नीडल होती है यानी कि सुई, वो आपका रेडियस का काम करती है, ठीक है, रेडियस का काम करती है। तो आपका जो रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर का, ठीक है।
तो 84 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया, क्योंकि लेंथ ऑफ नीडल दे रखी है आपकी, सुई है जो उसकी लंबाई मतलब कि दे रखी है आपको 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 84 हो गया। अब हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो सेक्टर का जब भी काम निकलता है, सेक्टर क्या होता है, सेंटर से ऐसे ये वाला पोर्शन ये आपका सेक्टर है पूरा, और सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं इसकी लाइन ऐसे खींच दूं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सेगमेंट है, ठीक है। थीटा कौन सा होता है, ये वाला आपका, दोनों के लिए थीटा है, ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है। अब इसका चीज का ध्यान रखना है, जब कभी भी आपका क्लोक का कोई सम आ जाता है तो वो सेक्टर बनता है वहां पे, सेक्टर, ठीक है। अब देखो इसमें हमने थीटा फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी जो मिनट हैंड सुई है वो कहां पे गई हुई है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 10:10 AM, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे मान लो 10 है, अब 10:10 से लेके ये कहां तक जा रही है, 10:10 से लेके 1 2 ये जा रही है 10:25 तक, 10:25 तक जा रही है यहाँ पे, यहाँ तक ये मूव करके यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला 10:10 से लेके ये मिनट हैंड क्लॉक ऐसे घूमती घूमती यहाँ पे पहुंच गई है, तो एंगल का सेक्टर, तभी सेक्टर बन गया यहाँ पे। अब आपको एंगल निकालना है, यहाँ से कैसे निकालोगे, आपको ये पता है कि एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है 60 मिनट में, मिनट हैंड क्लॉक अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी 60 मिनट में। तो जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है वो वाला, देखो यहाँ से इसने यहाँ से स्टार्ट करा, जैसे मान लो इसने पूरा राउंड अपना कवर कर लिया, तो कंप्लीट एंगल बन गया कितने का बना, 360 का। तो एंगल मेक इन 60 मिनट्स कितने का बना, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360, जब ज्यादा से कम निकालते हैं तो कहां जाता है, डिवाइड में, तो कितना आंसर आया, 6 डिग्री। 1 मिनट में आपका एंगल कितने का बना, 6 डिग्री का बना। अब हमने 10:10 से लेके 10:25, तो समझो बात को बच्चे कि 10:10 से लेके 10:25 तक हमारे को मिनट्स कितने हुए, 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में एंगल कितने का बनेगा, 6 डिग्री मल्टीप्लाई में 15, आंसर आ गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना बना हमारा, 90 डिग्री का। अब इसने पूछा क्या है, एरिया पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, लेंथ ऑफ आर्क पूछी है, वो आपने देखना है। इसने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम इतने से कितनी डिस्टेंस, यानी कि वो लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है आपसे, ठीक है, पूरा कवर करने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ ये निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखो थीटा क्या है आपके पास, 90 है, अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, ठीक है। और ऑप्शन में हम देख लेते हैं, कई बार ये पाई को सोल्व नहीं करते, ऑप्शन में पाई दी हुई होती है तो पाई को सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसने पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। इसने ऑप्शन दे रखा है 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर कितनी है आपके पास, 84 आर है आपके पास। अब देखो 0 से 0 कट हो गया, उसके बाद 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। अब देखो 7 की टेबल पे कटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 की टेबल पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 1 कितना हो गया 132 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। और ये आपका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है, और ये वाला आंसर कितना है 132 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया होगा आपको, तो नोट डाउन करते रहना साथ साथ और समझते रहना, खुद भी ट्राई करना। तो एमसीक्यू मिलते जुलते ही आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 सम। 14 एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है, इसने दिया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर आपको डी गिवन है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वेयर, ये होता है, ठीक है। अब जो डायमीटर दे रखा है वो आपको कितना दिया हुआ है, डी, तो हम रेडियस निकालेंगे, तो कितना हो गया रेडियस, डी अपॉन में 2, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो 1/2, अब फिर चेक करते हैं कि पाई में आंसर तो नहीं है,
अब हमारे पास ऑप्शन जो है सारे पाई में है, तो पाई को आपने सोल्व नहीं करना, पाई को पाई रहने दो। आर कितनी है आपके पास, d/2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई में पाई, साथ में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर अपॉन में कितना आंसर आ गया 4। अब देखो पाई d स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, 4 2 जा कितना होता है 8, तो 1/8 पाई d स्क्वायर, ये आपका हमारा आंसर आ रहा है। चेक करो एक बार, ए ऑप्शन में 1/16 पाई d स्क्वायर है, बी ऑप्शन में 1/4 पाई d स्क्वायर है, सी ऑप्शन में 1/8 पाई d स्क्वायर है। तो आपका आंसर सी ऑप्शन में आ रहा है, पाई d स्क्वायर अपॉन में, यहाँ 1/8 दिया हुआ है तो 1/8 लिख देंगे। बात एक ही है, 1/8 ही होता है इसका मीनिंग, क्योंकि 1 हर किसी के पास होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है बच्चे। तो आपका आंसर आ गया। अगला चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स। ध्यान रखना है, स्फीयर्स बोल रहा है, रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोल रहा है, सिलेंडर बोल रहा है, क्यूब है, क्यूबाइड है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से चलना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 15, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर का रेशो दिया हुआ है। वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, कितना रेशो दिया हुआ है 2 स्फीयर का, 64:27। अब देखो हम जो पहला स्फीयर है उसका r1 ले लेंगे रेडियस। देखो बच्चे दोनों का रेडियस सेम तो हो ही नहीं सकता, देखो सेम नहीं आ रहा, सेम आंसर आता तो हम कह देते कि रेडियस 1 आ रहा होता रेशो, तो इसका मतलब रेडियस दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे रेडियस सेम नहीं है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 4/3 स्फीयर का पाई r⁻3, तो यहाँ पे r1 ले लेंगे पहले रेडियस को, दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस हम ले लेंगे r2⁻3। समझ में आया बच्चे आपको, रेडियस दोनों अलग अलग लेने हैं, इसको r1 शो से करना है, इसको r2 से करना है। और रेशो कितनी दे रखी है, रेशो को फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 64/27। अब देखो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट हो गया, तो यहाँ कितना आ गया r1⁻3, और इधर कितना आ जाएगा r2⁻3 = 64/27। लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा r1/r2 = इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये क्यूब रूट किसका है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका आंसर 4 आ गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगर समझ नहीं आता तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ये देखो जैसे मैंने 27 का निकाला, ठीक है, 3 का अपने बनाना है, क्यूब में बनाना है 3 को। अब इसका आंसर कितना आएगा 3, तो इसका आंसर 3 आ गया। ऐसे ही सेम इसका आ जाएगा 4 4 4 3 टाइम्स आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपके पास r1 r2 आ चुका है। अब ये कह रहा है सरफेस एरिया निकाल लो, और बात किसकी कर रहा है, स्फीयर की। ये भी ध्यान रखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², हम लिखेंगे r1²। ऐसे ही दूसरी वाली स्फीयर का भी सेम हो जाएगा r2²। अब यहाँ पे कितना दे रखा है 4/3, ध्यान रखना है आपने। अब ये 4/3 क्या चीज है, ठीक है, हमने ये आंसर निकालना है। 4/3 हमारा r1 और r2 की रेशो है। अब हमने सरफेस एरिया का रेशो निकाल दिया यहाँ पे। अब चेक करो, 4 से 4 कट हो गया, 5 से पाई कट हो गया, क्या बचा आपके पास r1 का स्क्वायर, और इधर क्या आ गया r2 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बच्चे। अब देखो क्या कितना आ गया 4/3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो रेशो कितनी आ गई आपकी सरफेस एरिया की 16:9। ये आपका ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन, ये डी आपका आंसर है 16:9। क्लियर है बच्चे, आ रहा है समझ में। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है।